बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मुख्तसर से इब्तदाई गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, हारून शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। तीनों ही माहिरीन मईशत के हवाले से बहुत अहम राय रखते हैं और गुफ्तगू करेंगे SIFC के क़याम को जो 1 साल मुकम्मल हो चुका है, क्या कुछ अहदाफ हासिल हो सके हैं और इसके साथ साथ बजट कितना मुश्किल होगा इस हुकूमत के लिए, क्या आदाद शुमार का गोरख धंधा होगा या हकीकी तौर पर कोई रिलीफ का सामान या मुल्क की तरक्की का सामान कर सकेगा। इसके अलावा बात करेंगे पावर सेक्टर के हवाले से भी, क्योंकि IMF भी अब ये कह रहा है कि पावर सेक्टर में बिजली की जो पैदावारी लागत है इसको पाकिस्तान को देखना चाहिए। डॉक्टर साहब इब्तिदा आपसे ही करते हैं। डॉक्टर साहब SIFC 1 साल मुकम्मल कर चुका है, क्या कुछ हो सका है 10-12 इजलास के अलावा? आपको क्या लगता है कि कुछ रास्ता हमवार हो सका है इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से? देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो खासी इंटरेक्शन भी हुआ है, कुछ डेलीगेशन सऊदी अरेबिया से भी आए और बाकी जगहों से भी बातचीत चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस तो डिपेंड करेगा ना जब पहला डॉलर आपके अकाउंट में पहुंचेगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू होगी। तो वो उसमें अभी तक कोई कामयाबी नहीं है और वो मेरे लगता है कि हमारी जो मुल्क का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो इस वक्त शदीद तरीके से मुतासिर है। पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है मैक्रो लेवल पे भी और फिस्कल इश्यूज भी बेशुमार हैं। IMF का प्रोग्राम जो है वो हमने बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया और अगले प्रोग्राम में अभी कोई ग्रीन सिग्नल इस तरह का नहीं आया कि अगला प्रोग्राम जो है वो जल्द होगा या वो आसान होगा। और जो इस वक्त IMF मांग रहा है चीज़ें, उसकी तरफ मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकली कोई भी इस वक्त तैयार है उधर जाने के लिए। पर्टिकुलरली उनका जो फोकस है इस वक्त रेवेन्यू जनरेशन पे है। सेल्स टैक्स अक्रॉस द बोर्ड वो बढ़ाना चाहते हैं, 18% हर चीज़ पे लगाना चाहते हैं। तो एक गवर्नमेंट जो है जो पहले ही खासी कमज़ोर है वो ऐसी इकदाम करने से पहले हुकूमत छोड़ देगी, लेकिन ये इकदाम वो नहीं करेगी क्योंकि इसके ऊपर उनको बहुत हमेशा के लिए उनका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो आई थिंक ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और इसमें हमें कोई बेसिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर हम रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते तो हम गवर्नमेंट को तो छोटा कर सकते हैं ना, हम ब्यूरोक्रेसी को तो छोटा कर सकते हैं। और अगर हम अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स उतने ही कम कर दें जितना IMF कह रहा है रेवेन्यू बढ़ाना है, बट उसका मतलब ये होगा कि आपने फेडरल गवर्नमेंट में बहुत सी मिनिस्ट्रीज फारिग करनी है। उसका मतलब ये होगा कि 18th अमेंडमेंट के तहत जो फंक्शंस जिस गवर्नमेंट के हैं उसी को करने हैं, दूसरी गवर्नमेंट वो ना करे फंक्शंस। इसके साथ ये भी होगा कि आप डेवलपमेंट प्रोग्राम को ख़त्म कर दें, प्लानिंग डिवीज़न को ख़त्म करें और ऑल्टरनेट मैकेनिज़म्स डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के लिए प्राइवेट मैकेनिज़म्स निकालें, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करें। सो बिजनेस एज यूजुअल करना मेरा ख्याल है इस वक्त इम्पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा हारून शरीफ साहब से भी सर कुछ पॉइंट ले लूँ। हारून शरीफ साहब, सर आप इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बड़ा आपका एक काम भी है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी आप देखते रहे हैं। सर SIFC का जो 1 साल का 10-12 इजलास भी होते रहे, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि जो ताकत के मराकज़ से लेकर सियासी मराकज़ तक सभी जो वो शरीक हुए, तो 1 साल के अंदर आपको लगता है कि SIFC ने कुछ वर्क किया है, कुछ किक ऑफ हुए हैं प्रोजेक्ट्स, कुछ मामला आगे की तरफ बढ़े? जी, पहले तो बड़ा क्लियर हमें होना पड़ेगा था कि SIFC क्यों बनाई गई। SIFC बनाई गई गल्फ कंट्री से, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ बड़ी डील्स करने के। इसका आगाज इस तरह हुआ और उन्होंने सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक ने शिकायत की कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हर्डल्स क्रिएट करती है
तो SIFC बनाएगी, जो कि एक अच्छा इकदाम था कि हम ब्यूरोक्रेसी से हर्डल्स को कम करेंगे। लेकिन एज चीजें प्रोग्रेस होती गई, SIFC को भी गालिबन पता चल गया, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, डॉक्टर सलमान शाह, कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के अंदर खाली हर्डल्स नहीं होती और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील्स होती हैं उसके डायनामिक्स फर्क होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के डायनामिक्स फर्क होते हैं। अब ये जो 1 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, देखें मैं तो एज टेक्निकल एक्सपर्ट या बाहर बैठ के एज ए मार्केट पर्सन मैं तो रिजल्ट मांगता हूँ। यदि आप एक रिपोर्ट शाया करें, हमें बताएं कि आपने क्या, नॉट कि आपने क्या काम किए, कि आउटकम आपके बनने से पाकिस्तान को क्या फायदा हो। देखिए ना, तो जजमेंट तो परफॉर्मेंस की वहां होती है। अगर वो बताएं कि हमने 12 मीटिंग्स की, हमने 600 इन्वेस्टर्स से मिले, या हम बाहर गए, या हमने कोई डिपार्टमेंट बना लिया, वेल एंड गुड, बट दैट इज नॉट द पर्पस। पर्पस ये है कि आपने अचीव क्या किया। तो इसको उनको इस तरह सोचना चाहिए। दूसरी चीज जो इन्वेस्टमेंट से लिंक्ड है, एक तो हमारा जो ऑब्सेशन है फॉरेन इन्वेस्टर का, देखिए इन्वेस्टर का कोई कौमियत नहीं होती, उन्होंने पैसे लगाने और पैसे बनाने हैं, और उसके अंदर हमें अक्रॉस द बोर्ड इंसेंटिव्स देने हैं, उनकी प्रोटेक्शन करनी है, उनको कोई गारंटी देनी है कि आपका अगर डिविडेंड बाहर जाना है चला जाएगा, उनको बताना है कि आपके डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होंगे। बिल्कुल, ये 3-4 चीजें जो होती हैं, देखिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिक रिसेशन में हम चल रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड में, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिग्नल्स देने की जरूरत है। अगर आपने हुकूमत का साइज छोटा करना है तो रिपोर्टें लिखने की बजाय आप अनाउंस कर दीजिए कि कल से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, प्लानिंग कमीशन खत्म होके एक इदारा बन गया, यू नो, मर्जर। इन्वेस्टर्स जो है ये वन विंडो होता है, इन्वेस्टर्स सिग्नल लेंगे कि पाकिस्तान संजीदा है। दूसरी चीज ये है कि बाकी ममालिक को देखें जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, कि देखिए इकोनॉमिक जो इन्फ्लेशन है उसने बहुत इकोनॉमीज को हिट किया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत जगह है, लेकिन कुछ इदारे जो हैं उनको मुल्क मजबूत करते हैं, जो मार्केट को तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं और उनको एतमाद भी देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सी चीजें इस्लामाबाद से डीरेगुलेट करके सेल्फ रेगुलेशन के इदारे को देनी चाहिए, ताकि वो बिजनेस के साथ डील करें, उनके मसले मसाइल हल करें। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपको हारून शरीफ साहब कोई ऐसी 2, 4, 5 चीजें नजर आती हैं कि जो SIFC की वजह से जो है वो हम हासिल करने में कामयाब हुए हों, या कम से कम कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आपने ऐसी देखी हो कि जो खास तौर पे SIFC का काम, जहां तक मेरी समझ है, स्ट्रक्चरल चेंजेस तो था ही नहीं। उनका काम तो ये था कि अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, इन्वेस्टर आता है, तो वो फंस जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उसको स्पीड अप करना, राइट। तो अगर तो कोई, लेकिन हमें ये एक आध ट्रांजैक्शन पे अगर ये फोकस करके दिखाते, या उन्होंने अगर किया तो मेरे इल्म में नहीं है। सर, रिकोडिक का एक मामला है कि पाकिस्तान ने अपने शेयर्स दिए हैं सऊदी अरब को 15% के करीब, वो कहते हैं जी SIFC की वजह से ऐसा हुआ है। नहीं है, देखिए जो शेयर्स की प्लेसमेंट है ये तो चेंज ऑफ ओनरशिप है। इन्वेस्टमेंट होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल इन प्रोडक्टिव सेक्टर, जिसमें हमारी फॉल्ट लाइंस एड्रेस हो सके। अगर आप फैमिली सिल्वर बेच रहे हैं तो उसके लिए तो आपके पास प्राइवेटाइजेशन कमीशन मौजूद था, देखिए ना। एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर जॉइंट वेंचर से आएगी। ईस्ट एशिया में भी ऐसी आई है, कंबोडिया में भी ऐसी आई है, वियतनाम में भी ऐसी आई है, बांग्लादेश में भी ऐसी आई है। हमें देखने की जरूरत यह है कि आया हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर और बाहर के इन्वेस्टर को, SIFC को चाहिए कि एक कन्वीनिंग स्पेस क्रिएट करके मिलाएं। ठीक, मैं इतनी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो सुना है, जो अभी सऊदी 25 इन्वेस्टर आए थे, वो फिर से इस्लामाबाद आए। अगर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को मिलना था तो उनको लाहौर या कराची जाना चाहिए था ना जी, क्योंकि इस्लामाबाद तो कोई एज सच प्राइवेट सेक्टर की कोई मार्केट नहीं है। मेरी राय ये है कि उनको आप मार्केट को ओपन कीजिए, लेट पीपल नाउ मेक जॉइंट वेंचर्स एंड गो फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक। और SIFC ने अगर कुछ काम किया तो दे शुड गो पब्लिक और अपनी कंस्टिट्यूएंसी बिल्ड करें, ताकि लोगों को उन पे मजीद एतमाद आ सके। बिल्कुल ठीक है। खाका नजीब साहब, सर आप क्या कहते हैं? IMF प्रोग्राम के अंदर भी मौजूद हैं, मुश्किलात भी मौजूद हैं, SIFC ने भी एक साल 10 इजलास 11 इजलास किए हैं, गुजारा है, तो कोई इन्वेस्टमेंट हम सिक्योर करने में कामयाब हो सके,
क्योंकि डॉक्टर सलमान शाह साहब और हारून शरीफ साहब तो कहते हैं कि वो बहुत खातिर खा चीज़ें ऐसी सामने नहीं आई कि जिसको हम कहें कि ये कामयाबी के माइलस्टोन थे या ये कामयाबियाँ थीं इन्वेस्टमेंट की सूरत में। फवाद, मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है, उसका नाम है अनशैकलिंग द पाकिस्तान इकोनॉमी, और उसमें मैंने बयान करने की कोशिश की है कि हमेशा पहले समझना चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खड़ी हुई कहाँ पे है। 13% इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है। पाकिस्तान एक ओवर रेगुलेटेड सा मुल्क है, 100 के करीब रेगुलेटरी एजेंसीज हैं। BOI को जो अपना किरदार, प्राइवेटाइजेशन को जो अपना किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं कर सका। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो रेड टेपिज्म तो एक बात है, इनर्शिया की शिकार है, फाइल मूवमेंट एक मुश्किल है, एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ओवरहैंग है। यहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश भी करते हैं तो कामयाबी नहीं होती। मैं SIFC को बड़ी डिफरेंटली देखता हूँ एक्चुअली। मेरा ख्याल है कि SIFC इज लाइक अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। देखिए ना कि कल पहली दफ़ा ऐसा था कि चारों CMs भी बैठे थे और PM भी बैठे थे, आर्मी चीफ भी थे, जो मैटर करते हैं पाकिस्तान के जुडिशरी को छोड़ के एवरीवन वाज ऑन द टेबल। फॉर मी दैट्स समथिंग टू मूव फॉरवर्ड। दूसरी उनका रोल है कोऑर्डिनेटिंग का। तीसरा उनका रोल है पाकिस्तान में कन्विंस करने का फॉरेनर्स को भी और लोकल्स को भी कि कोई इन्वेस्टमेंट करें। और आखिरी रोल है फैसिलिटेशन का। अब इसमें क्या कामयाबी हुई, मैं आपको एक कामयाबी फॉर एग्जांपल बताता हूँ। 2016 में, चूंकि मैं टेबल पे मौजूद था, हम PIA को यहीं ले आए थे जहाँ पे आज खड़े हुए हैं। आप कहेंगे ये तो आप कमाल बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त चेयरमैन ने भी ये बात कर दी थी। हमने बाइफर्केशन का प्लान तैयार कर लिया था। ये कोई नया प्लान नहीं है, बाइफर्केशन का प्लान तैयार कर लिया था। DIB की एक रिपोर्ट थी दुबई इस्लामिक बैंक की कि इसको बाइफरकेट करके गुड PIA, बैड PIA मैंने एक दिन बनाने के लिए शाम को अपने दफ्तर में बैठ के एक पाकिस्तान एयरवेज के नाम से कंपनी भी रजिस्टर करा दी थी। उस वक्त के वजीर खजाना को उसका एक ये भी हैंड ओवर कर दिया था कि इस SUV में पार्क कर देंगे। फिर कुछ डेथ्स होती हैं स्टार गेट पे, हम ट्रैवल कर रहे थे टू द IMF प्रोग्राम और हम पुल आउट कर जाते। SIFC ने सिर्फ अगर एक फर्क डाला है तो वो ये है कि जो कंटिन्यूटी करके गए थे पिछले 6, 8, 10 महीने में, एक गवर्नमेंट फिर दूसरी गवर्नमेंट, आज भी वही खड़े हैं। हम PIA में आज तक यहाँ पे नहीं आए जहाँ पे आज आए खड़े हुए हैं। आई थिंक देयर इज अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसमें यहाँ, मुझे नहीं पता कि PIA की अब भी प्राइवेटाइजेशन हो पाएगी कि नहीं, बट जिन 8 का इंटरेस्ट है वो अच्छा है। जहाँ तक देखिए इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है पाकिस्तान में, ये मैंने अपने आर्टिकल में आज चूंकि एक तस्वीर खींची है कि आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्या है, आपका ओवर रेगुलेशन क्या है, आपका गवर्नमेंट का ओवरहैंग क्या है। इसको ओवरकम करना इतना आसान नहीं है। हम अब भी यही समझते हैं, जो कि शायद ठीक नहीं है, बट कि हम नीश प्रोजेक्ट्स में पैसे ढूंढकर या हम कुछ इन्वेस्टमेंट दोस्तों से मांग कर अपना मुल्क चला लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये हो तो जाएगा, मैं अब भी समझता हूं कि देर आर रेकॉर्ड, चाहे उसको ट्रांसफर ऑफ शेयर समझें, वो 15% हो जाएगा, शायद PIA पे मूव कर जाएंगे, बट पाकिस्तान के मसाइल बहुत ही डीपर हैं, बहुत ही कलीदी हैं। ना ये खाली एक नए IMF प्रोग्राम में अगर हम चले भी जाते हैं तो उससे हल होंगे। ये तो एनर्जी सेक्टर की सर्जरी, री रेगुलेशन ऑफ द होल एरियाज, उसको करने में, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट करने में, ये सारा काम तो बहुत काम मांगता है। क्या SIFC के पास ये क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स हैं कि ये सारा काम डिलीवर कर सकें? मैंने ये भी सुना है कि कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने सऊदीज को पिच किए हैं। अगेन देखना पड़ेगा कि उनकी फाइनेंशियल क्या वैल्यूएशन है, उनकी हम क्या मरात ऑफर करने जा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। इसके साथ साथ चूंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर इस वक्त एक्साइटेड नहीं है, बिकॉज डीरेगुलेशन, 22% का पॉलिसी रेट, पाकिस्तान की एक मैक्रो इंस्टेबिलिटी से निकलकर थोड़ी सी स्टेबिलिटी में आना, हाई इन्फ्लेशन रन करना, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एंड ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल अभी भी गवर्नमेंट जो है वो सेटल इन होने की कोशिश कर रही है। फिर जो हमने काम डीरेगुलेट करने के किए हैं ना फवाद, चाहे वो आसान कारोबार हो, रेगुलेटरी गिलोटीन हो, इसका खातिर खा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। सो इम्पैक्टफुल काम भी हम नहीं कर पा रहे। इस पूरे तनाजुल में SIFC एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, एक कोऑर्डिनेशन की कोशिश है, पर पाकिस्तान को ऑफ कोर्स जिस डीप सर्जरी की हर एरिया में ज़रूरत है वो करने के लिए तो शायद अभी हम तैयारी बांध रहे हैं। आई रियली होप कि ये बजट उसका एक पेश खेमा होगा। बिल्कुल ठीक है सर मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे डॉक्टर साहब आपसे इब्तिदा करेंगे, बजट के हवाले से देखते हैं कि हुकूमत को चैलेंजेस कितने होंगे, खास तौर पर एक ऐसे मौके के ऊपर कि जहां हुकूमत ने IMF के नए प्रोग्राम के लिए मुतवक्का शराइत जो हैं उसके ऊपर पहले से अमल दरामद शुरू कर दिया। ब्रेक के बाद इजाज़त लेते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सलमान शाह साहब, सर कितना मुश्किल होगा बजट बनाना इस हुकूमत के लिए? तो हफ्ता तकरीबन रह गया है। उस बजट के अंदर IMF के प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए जो मुमकिन तौर पर जुलाई के अंदर हम हासिल कर लेंगे, और कहा जा रहा है कि पहले ही वो तमाम चीज़ें मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी कि जो IMF का मुतालबा मुमकिन हो सकता है या मुतालबात अब तक रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा बजट बनाना सर? बजट बनाना तो मुश्किल नहीं होगा, हर साल हम बनाते हैं और हर साल वो दूसरे दिन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप नए टैक्सेस लगाना शुरू करते हैं। सो बजट का तो इशू नहीं है, मेन इशू है कि हमने क्या फोकस किया है, हमारा फ्यूचर कैसे सी करते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर, SIFC वो चाहते क्या हैं पाकिस्तान के साथ। सो नंबर वन, अगर तो खाकान ने अभी बात की एनर्जी सेक्टर की, अभी तक एनर्जी सेक्टर के ऊपर हाथ ही नहीं किसी ने डाला सिवाय बिजली के निर्ख बढ़ाने में, और उसी तरह बिजनेस एज यूजुअल जो है वो चलती जा रही है। सो बजट में भी मुझे बिजनेस एज यूजुअल नज़र आ रही है। नए फाइनेंस मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट नहीं सामने आई जिससे पता लगे कि क्या विजन, व्हाट इज़ द विजन, किस तरफ हमने जाना है, उसके साथ स्ट्रेटजी क्या होगी, और उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके फिस्कल और बजटरी क्या तकाजे होंगे और उनको हम कैसे पूरा करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि IMF का प्रोग्राम तो कह रहा है कि अब आप सेल्स टैक्स जो है वो बच्चों पे भी लगा दें कि आपके इतने बच्चे हैं तो इतना टैक्स दें। तो ये फिर कब इसको कौन करेगा? अगर आपने हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी में एक भी डाउन साइजिंग नहीं की, आपने उसी तरह ही फैलाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो वेयर इज दैट डाउन साइजिंग प्लान, वेयर इज द एनर्जी प्लान, वेयर इज द ये जो न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं कि भूखे मर गए हैं, स्टंटेड हैं, वो किधर है? तो ये डेवलपमेंट प्लान क्या है हमारे पास? कि यही है कि हर MNA की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए, कि उसके गांव में कोई कुआं खोद दिया जाए या सड़क बना दी जाए। तो ये चीज़ें जो है अब आपको चेंज करनी पड़ेंगी। दुनिया जो है वो 21वीं सदी को से आगे जा रही है। वेयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर इज सेमीकंडक्टर्स, वो चिप्स कहाँ हैं, वो सोलर गाड़ियाँ किधर हैं, सोलर एनर्जी कहाँ है, इनोवेशन कहाँ है, टेक्नोलॉजी कहाँ है? और ये बातें पे तो हमने कुछ नहीं सुना अभी तक। बजट के बाद, बजट तो हर साल आता है मेरे दोस्त, और बजट इस साल भी आएगा और वो एक फिक्शन ही होगी। हम मैं आपको बता दूं फ्रॉम एक्सपीरियंस कि हम बिल्कुल उसको बड़ा अच्छा फिस्कल डेफिसिट भी दिखाएंगे, हम ये भी दिखाएंगे कि प्राइमरी सरप्लस भी हमारा 700-800 बिलियन का हो गया है, लेकिन उसको हम अप्रूव भी कर लेंगे, बड़ी टारगेट सारे सही होंगे, लेकिन वो फिक्शन होगी। और वो फिक्शन जो है वो फिर पूरे साल हम उसको मैनेज कर लेंगे और काम चलाते चले जाएंगे। IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो मेरे ख्याल में तो इस दफ़ा आपको बड़ा सीरियसली उसके साथ करना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हम ने करनी है वो हो जाएं और उसके बाद फिर दोबारा ये प्रोग्राम कभी ना करना। डॉक्टर साहब, हो सकता है वैसे ऐसा कोई आखिरी प्रोग्राम हो? देखें, वो यही कह रहे हैं ना कि आप अपनी चादर देख के पांव फैलाएं, वो हम नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी है, हमारी हुकूमती अखराजात, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, मिलिट्री के नॉन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ये सारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हैं। पहला बात तो ये होती है कि रेवेन्यू जनरेट करने से पहले आप अपने एक्सपेंडिचर्स को तो रैशनलाइज करें ना, उनको बेयर मिनिमम पे लेके जाएं जहाँ पे आप फाइनेंस कर सकें। इस वक्त अगर आपके पास रेवेन्यू 15% ऑफ GDP है तो आप ज्यादा से ज्यादा 20% एक्सपेंडिचर कर लें, बट 24% तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो इसको कट करने की जरूरत है और एक्सपेंडिचर फोकस मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा। कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कह रहे हैं कि जी हुकूमत करना चाह रही है, हुकूमत ऐलान तो कर रही है, छोटे छोटे ऐलान करने से तो बात नहीं है, अनाउंस करें ना कि जी ये चीजें बंद हो गई हैं, नो मोर, दैट्स इट। आगे से आप गोल्डन हैंडशेक्स की स्कीम बनाएं और फर्क करें। बिल्कुल ठीक है।
वो नजर नहीं आ रहा अभी तक। बिल्कुल ठीक है। हारून शरीफ साहब, आपको लगता है कि हुकूमत कोई अपने खर्चे वर्चे कम कर पाएगी जी? क्योंकि आगे चलने का रास्ता तो अब बाकी लोग भी कहना शुरू हो गए हैं जो आपके फाइनेंसर हैं कि जी अपना खर्चा तो कम करें आप। देखिए, ममालिक ने जो है डिफरेंट अप्रोचेस ली हैं। कुछ ममालिक हैं जो अभी बात हो रही है, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच ली है और अक्रॉस द बोर्ड रिफॉर्म्स भी की हैं, अपनी हुकूमत के साइज को भी रैशनलाइज कर लिया है, टेक्नोलॉजी को भी ले आए हैं और ये सारा प्रोसेस उन्होंने 15-20 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया। मेरी जजमेंट ये है कि पाकिस्तान एक ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच के लिए तैयार नहीं है और उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। मेरी राय ये होगी कि जैसे ये बहुत सारी फॉल्ट लाइंस अभी हमने डिस्कस की हैं, एक्सपेंडिचर की है, पावर सेक्टर की है, टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन की है, हुकूमत को चाहिए कि किसी एक आध चीज में कुछ करके दिखाएं और सिग्नल दें। बिल्कुल, देखिए ना, और आप सब कुछ नहीं कर सकते और मुझे उस पर कोई तज्जुब नहीं है। ये नहीं हो सकता, बाय द वे मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ हो नहीं सकता, विल तो नजर आया ना। इस वक्त आप ये जो करंट हमारी कैपेबिलिटी और पॉलिटिक्स है और पावर स्ट्रक्चर है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट मईशत में आनी जिसकी जरूरत है वो अभी दिखाई नहीं देती है। हाँ, ग्रेजुअल शिफ्ट दिखाई दे सकती है, लेकिन उसके लिए भी हमें एक आध चीज में कुछ अनाउंसमेंट्स और एक्शन दिखाना है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि हम अखराजात कम करें। आप बताएं कि हम इतने फीसद जून तक कम करेंगे और बजट में रिफ्लेक्ट करें। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हारून साहब, मैं आपको सुन रहा हूं। मैं इसके अंदर एक चीज ऐड करता जाऊं। ये बिल्कुल सही बात है कि बजट की प्रिडिक्टेबिलिटी और सैंक्टिटी जो है वो अब बिल्कुल पिछले सालों से खत्म हो चुकी है। एक पेपर है, बनाया जाता है बड़ी मेहनत से, हर 3 माह के बाद उसको बदल दिया जाता है। ये जैसे हम पॉलिसी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, बजट किसी भी हुकूमत की, मुल्क की पॉलिसी की फाइनेंशियल रिफ्लेक्शन कि आपके पॉलिसी गोल्स क्या हैं, उनको आपने ऐसे फाइनेंस करना है। बिल्कुल, मुझे तो दिख रहा है कि इस साल का बजट एक स्टेबलाइजेशन का बजट है जिसके अंदर ग्रोथ का एलिमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। हमने सिर्फ बुक को बैलेंस करना है, कुछ फिस्कल डिसिप्लिन दिखाना है, अपने डेफिसिट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अब आया हम इसके मुतहम्मल हैं कि हम वही टैक्सेस, एक कंजम्पशन पावर जिसकी पहले ही एक कंज्यूमर की इतनी स्क्वीज हो चुकी है, हम मजीद बर्डन डाल सकते हैं। बिल्कुल। अब IMF से डील करना, मैं कब से उस साइड से ममालिक के साथ डील कर रहा हूं। हमारे सामने जब मैं आता था मिशंस के साथ, वर्ल्ड बैंक के, दूसरे ममालिक के, हमारे सामने मुल्क जो थे ऑप्शंस रखते थे कि जी निगोशिएट करनी है, हमने ये 10 पेपर लिखे हैं, लेट्स पिक वन ऑफ दोस। बिल्कुल ठीक। हम अनफॉर्चुनेटली रिएक्टिव हैं कि एक वो प्रोग्राम लाते हैं, हम उनके प्रायर एक्शन पे रिएक्शन दे रहे हैं। बिल्कुल, उसके लिए आई थिंक सलाहियत बहुत कम है और हमें पैदा करनी चाहिए। इसको फ्रंट लोड नहीं करना चाहिए इस साल में बहुत ज्यादा, वरना अवाम के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। यंग लोग हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अनरेस्ट ऑलरेडी है, पेटी क्राइम बढ़ रहा है। ये हम सारी चीजें अगर मईशत का पहिया चलाना है तो आई डोंट थिंक कि हम अफोर्ड कर। बिल्कुल ठीक है। खाकान साहब, सर आप क्या कहेंगे? खासतौर पे IMF का प्रोग्राम, आप हमेशा बड़ा कंक्लूसिव गुफ्तगू करते हैं IMF के हवाले से। IMF के प्रोग्राम में होते हुए बजट, डॉक्टर साहब तो कहते हैं आदाद व शुमार का गोरख धंधा होगा, बल्कि मुझे जब डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि बजट तो आ जाएगा, पेपर होगा, तो मुझे लगा कि चैट GPT से बना के हम जो है वो बजट ना दे दें। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? अपना खाकान साहब के जो हारून साहब ने भी बात की कि जी बजट के अंदर प्रेशर बड़ा होगा लोगों के ऊपर, जो है वो जवानों के ऊपर खासतौर पे बेरोजगारी का और सारी तमाम चीज़ों का, क्या सर कंक्लूड करेंगे इसको? तो डॉक्टर साहब ने चूंकि ये कहना था, तो मैंने आज से 2 हफ्ते पहले एक पर्चा लिखा पाकिस्तान के बजट पे, हर एक को भेजा, अभी अखबार में भी छापा। उसका टाइटल ये है कि बजट 25 बियॉन्ड एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज क्या हो सकता है, व्हाट इज द विजन दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन डिफाइन। और उस विजन के देखें खद्दोखाल जो 2 हजरात कह रहे हैं वो एब्सोल्युटली राइट है कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म आप चंद सामने रख दीजिए। इन्होंने कुछ ऐड किए हैं, मैं ऐड कर देता हूं। पेंशन का रिफॉर्म, पाकिस्तान के डेट की रीप्रोफाइलिंग का रिफॉर्म, पाकिस्तान की सब्सिडीज को टारगेट करने का रिफॉर्म, और SOEs को अगले 2 साल में उनकी गारंटीज जो हम खड़ी करते हैं उसमें से निकालने का रिफॉर्म। आप ये 4-5 रिफॉर्म जो है वो सामने रख दीजिए कि ये हैं वो रिफॉर्म जो एक्सपेंडिचर में आपको दिखाई देंगे।
अब इतनी ही तैयारी करने की जरूरत है जब आप IMF के साथ निगोशिएट करते हैं। हारून इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि आप अपने रख देते ना कि अगर सेल्स टैक्स आपने नहीं बढ़ाना, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 8 ये टेक्निकल हो जाएगी। जीरो रेटिंग उड़ाना चाह रहे हैं वो, शेड्यूल 6 में वो चाह रहे हैं कि जो एग्जेम्पशंस हैं उनको उड़ाया जाए, और शेड्यूल 8 में तो आई थिंक बिल्कुल ही नई चीजें हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। अब आप उसका बता दें कि आप पर्सनल इनकम टैक्स में क्या और तब्दीली करना चाहते हैं, आप एग्री इनकम टैक्स प्रोविंसेस को क्या कह रहे हैं, अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स, रिटेल, आपका क्या प्लान है? IMF ने 2 मेजर आपके साथ एक्सरसाइजेस की हैं, आप पब्लिक करें ना उन एक्सरसाइजेस को। दिसंबर 2023 का एक पर्चा है IMF का, मैंने पढ़ा है क्योंकि मैं तो बहुत इन टच रहता हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने ये सब चीजें बयान कर दी थी उस टेक्निकल मिशन में कि ये हम करने जा रहे हैं। As Harun Saab was saying, you should have been prepared enough to counter that with a very, very smart and intelligent set of reforms on the tax side. और ये मैं गवर्नमेंट को भी बार बार कहता हूँ कि प्लीज डू दिस। अनफॉर्चुनेटली शायद मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा। ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड तो गुफ्तगू हो गई। इससे पहले 2021 में ADB ने फंड किया, पाकिस्तान का एक टैक्स असेसमेंट हुई IMF की जिसको टडाट कहते हैं, उसमें भी ये चीजें आ गई थी, वो भी पर्चा मैंने पढ़ा है। अगर आप ये सब कुछ पढ़ लेते तो आपको मालूम होता कि IMF ये मांगने जा रहा है, ये टेनेबल नहीं है। ये टेनेबल क्यों नहीं है? 29% इन्फ्लेशन पिछले साल, 26% इस साल। इसका मतलब यह है फवाद साहब कि जिस PhD जिस जगह से मेरे IMF के भाइयों ने की हुई है और बहनों ने की हुई है, मैंने भी वहीं से की हुई है, तो मैं उनको बताता कि 1 लाख की बाइंग पावर 61,000 है। आई कांट गो ऑन टू पुट इनडायरेक्ट टैक्सेशन बट दिस इज माई। सो ये बिल्कुल, आई मीन वी ऑल हैव एग्रीड, एक बहुत रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट सामने आना चाहिए। लेट्स होप कि गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। मैं अथॉरिटीज़ को ये कंसेशन देता हूँ कि अभी आई हैं और वो ये काम कर रही हैं और एक्सपर्ट से पूछ रही हैं, और जब एजेंडा आएगा, मैक्रो फ्रेमवर्क आएगा, तो वो एक कंसाइज होगा और इन सब चीज़ों को एड्रेस करेगा। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जरा तवानाई सेक्टर के ऊपर भी हम बात करेंगे। IMF कहता है कि जी गैस की जो कीमत का तयन है उसके हवाले से ओगरा जो है वो उसको खुद मुख्तार किया जाए, और फिर पावर सेक्टर के हवाले से भी IMF का कहना है कि आपकी लागत बहुत ज़्यादा है, इसको कम करें। मुख्तसर बात करेंगे लेकिन आखिरी हिस्सों में तीनों मेहमानों से ज़रूर पूछेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब, तवानाई के हवाले से IMF भी अब कह रहा है कि आपकी लागत बहुत ज़्यादा है। एहतजाज भी इस हवाले से हो रहा है कि लागत, अभी मैं भी खबर पढ़ रहा था कि की इलेक्ट्रिक ने कहा 10 रुपये फी यूनिट बढ़ा दें, और पत्नी कहते हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर ये यही गेम चलता रहेगा कि हम यूनिट की प्राइस बढ़ती रहेगी, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये बस देते चले जाएंगे? जी लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि आपके जो मायदे हैं उनके तहत तो आपको यही करना पड़ेगा, और जब तक ये मायदे ख़त्म नहीं होते या फेज़ आउट नहीं होते और नई बिजली सिस्टम में नहीं आती, और जब तक आपके बिजली के निज़ाम में फंडामेंटल चेंजेस नहीं आती, इसी तरह चोरी भी चलती रहेगी। कोई नेगोशिएशन दोबारा हो सकती है? नहीं, आई थिंक नेगोशिएशंस एक दफ़ा आप सॉवरेन किस्म की चीज़ें कर चुके हैं, उसमें नेगोशिएशंस हो तो सकती हैं, बट मुश्किल काम है। बट मेन इशू ये है कि हमारे पास एक किस्म का हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं ना कि दूध गिर गया है, लेकिन उस दूध को बचाने के लिए हम और दूध गिराने के लिए तैयार हैं। तो आई थिंक कि अब सोलर के ऊपर आप पाबंदियां लगाते चले जा रहे हैं ताकि सोलर ना आके इसको महंगी बिजली को सस्ता ना कर दे, और अगर सस्ती हो गई तो वो जो दूसरे कारखाने जो महंगी बिजली बनाते हैं वो फोकस में और ज़्यादा आ जाएंगे। सो बेसिकली आई थिंक कि बिजली में तो आपको सस्ती बिजली इंजेक्ट करनी पड़ेगी थ्रू सोलर। बिल्कुल ठीक। अभी आप देखें चाइना के साथ जो आज ही खबर आई है कि आप 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स और एक शायद कोल पावर प्लांट के लिए और चाइना से मांग रहे हैं 17 अरब डॉलर। तो अगर उसका हमने नेगोशिएट सही नहीं किए और उसके भी हमने टैरिफ्स ज़रूरत से ज़्यादा दे दिए तो फिर ये मामला चलता रहेगा। मसला ये है कि हुकूमत जब डिसीजन मेकिंग करती है तो आवाम के मुफाद में नहीं करती। आई थिंक वो
उस वक्त जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो सियासतदान होते हैं वो अपना मुफाद देखते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, शॉर्ट टर्म चीज़ होती है। डॉक्टर साहब मैं कंक्लूड करना चाहता था, बहुत मादत मेरे पास वक्त जो है वो बहुत थोड़ा है, तो मैं ज़रा हारून शरीफ साहब से और फिर खाकान नजीब साहब से, मेरे पास 3-4 मिनट ही रह गए। हारून साहब सर क्विकली अगर आप कुछ कमेंट कर दें पावर सेक्टर के हवाले से। जी देखिए, पावर सेक्टर को मजीद बात क्या करें, हमें पता है कि ये अनसस्टेनेबल है, हमें पता है कि हमारा जो बिजली का इस वक्त कॉस्ट है वो खित्ते में सबसे ज्यादा है हमारे कंपेटिटर से। हमें ये भी पता है कि हमें फ्यूल मिक्स महंगे से सस्ते की तरफ जाना है। अब इस ट्रांजिशन के ऊपर भी और जो सर्कुलर डेट है वो अनसस्टेनेबल है। अब मैं इसमें नहीं जाता कि मुआहदे तो बिल्कुल ही बाजार हैं कि जहां पर आपने सरकार की गारंटी दे दी कि जो भी होगा हम आपको पे करेंगे, तो जीरो रिस्क है इन्वेस्टर का। मैं एक बात करने लगा हूं जो होगी नहीं, लेकिन कुछ ममालिक में मैंने ये देखा है, जैसे आईपीपीज हैं, उनके ओनर्स खुद खड़े हुए हैं और उन्होंने मुल्क को तजवीज दी है कि जी ठीक है, हमने बहुत कमा लिया, अब हम आपको कुछ एक नई डील ऑफर करते हैं। आई थिंक ये पाकिस्तान के जो हमारे ओनर्स हैं, चले बाहर के आप छोड़ें, उनको फॉरवर्ड आना चाहिए। मुल्क के लिए सस्टेनेबल नहीं है, उनकी इंडस्ट्रियों का मसला है। तो मैं तो इस एंगल से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई चारा नहीं है आपको बिजली सस्ती किए बगैर। बिल्कुल ठीक है। खाकान साहब आप सर क्या कहते हैं, कोई गलती अगर माजी में हो गई है या माजी में कोई नुकसान हो चुका है तो उसको आगे ठीक किया जा सकता है पावर सेक्टर के तनाजुर में? सर्टेनली किया जा सकता है। अगर आप एक पावर सेक्टर की टीम बिठाएं जो पावर सेक्टर की रेगुलेशन, ऑपरेशंस और पॉलिसी तीनों को ठीक करना शुरू करे। करना तो शुरू करें ना आप इस वक्त सरप्लस बिजली बना रहे हैं, पर आप जो इस वक्त डिमांड पाकिस्तान की है उसको कम करने के लिए अभी भी टैरिफ का निज़ाम ही अजीब चला रहे हैं। मतलब आपको जो फंडामेंटल काम आपके हाथ में छोड़ दें, बाहर वाले क्या कर रहे हैं आप कर लें वो काम। आप डिमांड बढ़ाने के लिए ये काम, आप डे लाइट सेविंग्स तक पे तो जा नहीं सकते। आप बिजली को प्राइमरी सोर्स बनाएं, गैस को उड़ा दें, तो समर में जो विंटर में डिमांड 8-9 हज़ार मेगावाट पे नीचे आती है वो टूट जाएगी। आईएमएफ ने रोका है कि आईपीपीज ने रोका है आपको ये करने से। आप डिस्कोस को प्राइवेटाइज पिछले 3 दिहाइयों से फवाद, आईएसको और फेस्को जो है प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे हैं। आईएमएफ ने रोका है। या सो द थिंग्स दैट वी कैन डू इफ वी डू, आईपीपीज जो हमारे 17 चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, $15 अरब की रीफाइनेंसिंग मांगते हैं, वो भी हो जाएगी। पर लेट्स पुट दैट टीम टुगेदर व्हिच स्टार्ट्स द सर्जरी। सर थैंक यू वेरी मच खाकान नजीब साहब, हारून शरीफ साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।